अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला जो नया चैप्टर है ना, मैं उसको देख रहा था। उसमें ना मेरे पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। मतलब वेरी ऑनेस्टली जिस तरह के उसके कंटेंट्स हैं ना, वो हमारी जुरिस्डिक्शन के हैं ही नहीं। आपको भी ना जस्ट आप क्या करना, उसको बुक से उठाना और एक एक करके पढ़ते जाना। ठीक है, इट्स मोर वेरी मच लाइक टेक्निकल, मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं है वो। पूरा वो कंप्यूटर कैसे काम करता है, अंदर में ईआरपी पैकेज कैसे इंप्लीमेंट होता है, उन सब के ऊपर है। तो वो ना आप लोगों को खुद को करना है। ओके, वो स्टडी मैट से आप कर लीजिएगा। ओके, उसमें मेरे समझाने लायक कुछ भी नहीं है। आज हम लोग जो करेंगे ना, वो एमसीक्यू का डिस्कशन होगा। उसके बाद अगर देखेंगे क्या सीन बनता है, बट अभी हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन खोलिए और मेरा जो पीडीएफ है ना उसको निकालिए। इंस्टीट्यूट ने ये जो एमसीक्यू अभी अकाउंट्स में इंट्रोड्यूस किया है पहली बार, संपूर्ण आपके पास है ना वो एमसीक्यू? मैंने ग्रुप में भी तो भेजा था ना, और ऑफलाइन एफआर में भी भेजा था ना, और ग्रुप में भेजा है कि नहीं, बड़े वाले ग्रुप में, उसमें भी आप लोग भेज दीजिए। गुड। तो देखो, मैं आपको कुछ बताता हूं आपको इस एमसीक्यू के बारे में। ये जो एमसीक्यू मैंने निकाला, वो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मॉड्यूल है ना, इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स निकाले। नाउ इसमें इंस्टीट्यूट से एक गलती बोल दो या प्रॉब्लम बोल दो, क्या हुआ कि कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया उन्होंने जिसका ऑनेस्टली कोई रेलेवेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज उनको एक क्वेश्चन बनाना था तो उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। अब उसमें चॉइसेस ऐसा रखा कि नॉनसेंस टाइप का लगेगा आपको पढ़ करके। अब एमसीक्यू है तो 4 चॉइस रहना पड़ेगा, 4 चॉइस में से आपको एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा चीप टाइप का है, गलत टाइप का है। लेकिन बाकी एमसीक्यू ठीक है। मतलब 10-12 पढ़ने के बाद आपको एक को खुद को पढ़ के लगेगा यार ये क्या चॉइस दिया है, इस तरह का कोई सम थोड़ी होता है, ऐसा आपको फीलिंग होगा। ठीक है, बट देन अपने को तो करना है जी, अपने को पढ़ना है, क्योंकि अब 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। नेक्स्ट बात, क्या उन्होंने जैसा एमसीक्यू दिया है अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, मान लो एमसीक्यू, क्या वैसा एमसीक्यू आएगा सारा, ये बोलना बड़ा डिफिकल्ट है। बट एक हिंट मिल जाता है कि ओके ठीक है, ये थॉट प्रोसेस है। अब ठीक है, यहां से डिफिकल्ट आ सकता है, इजी आ सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि ठीक है, ये वो लोग ऐसा वो लोग सोचते हैं। क्योंकि एमसीक्यू का कोई पढ़ाई होगा ये डिफिकल्ट है समझना, बिकॉज पढ़ना तो हम लोग को कंटेंट ही है, सब्जेक्ट मैटर ही है। अब उसी में से आप एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लीजिए, छोटा पूछ लीजिए, बड़ा पूछ लीजिए। भाई एमसीक्यू का मतलब क्या हुआ? एक मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन के लिए कोई अलग से पढ़ाई थोड़ी होता है। तो कोई बोले ना सर एमसीक्यू का क्लास कब कराएंगे, तो मेरे को अजीब सा लगता था। बट देन लोगों को लगता है कि नहीं, इसका भी एक ठो डिस्कशन हो जाना चाहिए। तो एटलीस्ट वो डिस्कशन मैं कर रहा हूं जो आईसीएआई के बुक में है। और बुक भी वैसे नहीं बनाया उन्होंने, वो बुक के फॉर्म में नहीं दिया, एक चैप्टर करके दिया, डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो करके हमने आपको भेजा था। 1-2 चैप्टर उसमें से मिसिंग है, वो हम लोग अगले 1-2 दिन में करके आपको दे देंगे। ठीक है, आपसे रिक्वायरमेंट क्या है जब आप एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर करेंगे? सुनिएगा, जैसे आप क्वेश्चन पढ़े ना, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में एक आंसर सेट हो जाएगा। पढ़ते ही वो आंसर सेट हो रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब तक आप 4 चॉइस पढ़ नहीं लेते, तब तक अपने फाइनल आंसर में जीरो इन समझते हो, माने एकदम जो फाइनल सिलेक्शन है वो मत कीजिएगा। क्योंकि कई बार 2 आंसर दोनों आपको करेक्ट लगेंगे, दोनों करेक्ट लगेंगे। ठीक है, दोनों में जो ज्यादा करेक्ट लगेगा आपको उसको सिलेक्ट करना है। आपको लगेगा ये भी तो वही बोल रहा है, लेकिन ये देखो ज्यादा सही बोल रहा है, तो
तो उन्होंने ऐसा भी चॉइसेस बना करके दिया है जो उनको नहीं देना चाहिए। मेरा मानना है इस तरह का चॉइसेस देना चाहिए जहां पे आंसर ऑब्वियस हो, बट उन्होंने ऐसा भी दिया है जहां पे कंफ्यूजन हो। ठीक है, बाकी मोर और लेस क्वेश्चन ठीक से बनाया गया है। डिफिकल्टी लेवल को बहुत हाई नहीं रखा गया है, क्योंकि एमसीक्यू देने की कोशिश है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का कितना का देगा अभी तक तो क्लियर नहीं है, बट आई होप कि 2-2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन देना चाहिए। 2-2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं, अब एक बार मॉक टेस्ट जब ले लेगा वो लोग पहली बार अकाउंट्स का, तो पता चलेगा कि किस तरह का एमसीक्यू वो लोग डालेगा। आपसे क्या रिक्वेस्ट है, जब इंस्टीट्यूट अपना मॉक टेस्ट लेगा, सारा मॉक टेस्ट दीजिएगा। सारा मतलब 100% मॉक टेस्ट आपको देना है। अब नया आरटीपी एमटीपी जो आएगा वो तो हम कराएंगे, पुराने कुछ आरटीपी मेरे कराए हुए हैं, मेरे उसमें होंगे वीडियोस में, उससे कर लीजिएगा, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या उनके क्वेश्चंस हैं। आप अपना बुक का पीडीएफ का पेज नंबर 1 खोलिए। मैं यहां पे खोल के रखा हूं। जो आंसर है वो बोल्ड में किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप पूरा पढ़ करके उसके बाद फाइनल कीजिएगा। 1-2 आंसर्स गलत हैं, उसको हम ठीक करा देंगे। रेडी? ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर वाला है जो एकदम पहले हम लोग पढ़े थे, इंट्रोडक्शन और इंड एस 1 और शेड्यूल 3, इन सब चीज के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, एमसीक्यू में क्या है ना, एक तो होता है सम्स, भाई सम्स दे दो, प्रैक्टिकल सम दे दो, हम फिगर निकाल करके आ जाएंगे। आप 4 फिगर दे दो, हम आंसर चुन लेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बड़े इजी होंगे, नहीं समझे। और एक होता है एक सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन बना देना। अब वो सेंटेंस उस पर्टिकुलर स्टडी मैट से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि एकाध एमसीक्यू में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, जानते ही नहीं होंगे, हो सकता है। तो उसको यहां से पढ़ लेना है, मतलब उसको भी अपने नॉलेज कंटेंट में ऐड कर लेना है। बिकॉज उन्होंने क्या किया है, जब क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, 10 क्वेश्चन बनाना है, 8 बना, 2 नहीं बन पाया, तो स्टडी मैट की एक लाइन को उठाया, उस लाइन को उठा करके एक चॉइस उसमें से लिया, 3 ठो रैंडम चॉइस कहीं से भी ला के चिपका दिया, नहीं समझे। तो वो रियल में क्वेश्चन बनता नहीं है वैसा, बट यहां तो है तो पढ़ना है। भरोसा भी तो नहीं है ना कि इंस्टीट्यूट क्या करेगा, सीधा अगर कॉपी पेस्ट कर दिया तो हम कहां जाएंगे। तो हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। ओके, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िएगा। फॉर प्रिपेयरिंग इंडियाज बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द ट्रांजिशन डेट 1 अप्रैल 2025, व्हाट ऑल गाइडेंस नीड्स टू बी रेफर्ड बाई ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड इज द कंपनी जो ट्रांजिशन डेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। ट्रांजिशन डेट का तो खाली बैलेंस शीट बनता, आपको मालूम होगा। तीसरी वाली बैलेंस शीट, पहली दूसरी तीसरी वाली बैलेंस शीट। तो जब भी आप ट्रांजिशन डेट का वो बनाते हो बैलेंस शीट, तो क्या क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए। इंड एस 1 फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो बना रहे हो। डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 फॉलो करना चाहिए, जी बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। क्यों नहीं फॉलो करोगे, नहीं तो फॉर्मेटिंग कहां से आएगी। गाइडेंस नोट ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंड एस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड बाय आईसीआई, बिल्कुल करना चाहिए, जो हमने आपको पढ़ाया था। जब मैं शेड्यूल 2 पढ़ा रहा था तो मैं आईसीआई का गाइडेंस नोट ही पढ़ा रहा था। शेड्यूल 2 की क्लास हुई थी ना, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 वाली, तो उसको फॉलो करना चाहिए। आंसर इज बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और उस नीचे में लिखा उन्होंने ऑल ऑफ द अबव, तो ऑब्वियस है कि ऑल ऑफ द अबव इज अ चॉइस, और ऑल ऑफ द अबव में बोल्ड किया हुआ है हमारा, तो इट्स कंप्लीट। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा तो लगने देना, बोरिंग हो सकता है। जब बोरिंग होगा तो बीच में क्या करेंगे, एक तो प्रैक्टिकल चैप्टर ले आएंगे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा आप लोगों का। सेकेंड क्वेश्चन,
कंपनी एबीसी इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड है जो इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, हैविंग ए नेटवर्थ ऑफ 1000 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2017, फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एएस। अभी भी याद होगा अपने बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, हाँ अभी इंड एएस एप्लीकेबल हो नहीं पाया है, लेकिन कहते हैं लोग कि बैंकिंग के ऊपर 2024-25 से ये लोग कर देंगे। नहीं, बैंकिंग में जिस तरह का चर्चा चल रहा है बाजार में, जल्दी ही एप्लीकेबल होने वाला है। बोल तो मैं भी जानता हूं 2016-17 से चल रहा था, 2018 के बाद तो कंफर्म था कि इनके ऊपर आ ही जाएगा। 2018 से एनबीएफसी को तो ले आया था, बट एनबीएफसी के बाद फिर ये लोग किसी और को ला नहीं पाया। मैंने अल्टीमेटली बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी ही छूटा हुआ है, तो उन लोगों को अभी तक ला नहीं पाया। तो क्वेश्चन है 2016-17 से, 17-18 से, 18-19 से, येट नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एएस, सो ऑब्वियसली दिस इज द चॉइस। थर्ड क्वेश्चन, which one of the following is the benefit of implementation of Ind AS in India? क्या बेनिफिट है? इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं सर, ट्रू एंड फेयर इज द आंसर इसका मतलब ए का। इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इंड एस फॉलो नहीं होता है, इंड एस फॉलो होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बने। मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं सर, इंड एस तो मैक्सिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मांगता है, इतना डिस्क्लोजर मांगता है कि डिस्क्लोजर के ही बहुत सारे इंड एस हैं। यस और नो? और एक्सेस टू द डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट, मैं हाँ बोलूंगा, इसको मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट का नीड एस से भी फुलफिल हो जाता था। बट यस, अगर आप इंड एस फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो डोमेस्टिक मार्केट में एक्सेस आपको मिल जाएगा। बट मिल क्या जाएगा, पहले भी मिला करता था। डोमेस्टिक मार्केट में तो हम पैसा ऐसे भी रेज कर लिया करते थे। तो 3 नंबर सी को मैं हाँ भी बोलूंगा और ना भी बोलूंगा। सी मेरा बहुत ऑब्वियस चॉइस तो नहीं है, बट रॉन्ग चॉइस भी नहीं है। डी बोलता है ग्लोबल हार्मोनाइजेशन हेल्प्स ग्रोइंग एफआईआई एंड एफडीआई इंटरेस्ट। या अब ये देखो, सी और डी दोनों चॉइस बनता है, नहीं बनता है कि नहीं हमको बताओ, बट डी इज अ बेटर चॉइस। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने डी को बोल्ड किया है या डी को टिक मारा है। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंड एस 103 कंटे, अच्छा इससे ना जब अपन करेंगे इसको तो एक बार ना रिवीजन भी हो जाएगा। छोटा बात पुराना कहीं पे डिस्कस हुआ था, छूट गया था, याद आ गया, रिवीजन हो गया, नहीं याद आया फिर से सुन लिए, नया मिला हमने बोल दिया, नहीं समझे, तो वो चीज भी हो जाएगा। सो दैट वे ना बोरिंग क्लास भले लगे भी ना, आपको काम आएगा। ठीक है, आगे इंड एस 103 कंटेन्स एडिशनल गाइडेंस ऑन कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन विच इज नॉट देयर इन IFRS 3। तो कोई भी चीज देख जो IFRS में होता है और हम लोग उसको बदल के कुछ बनाते हैं तो कार्व आउट बोलते हैं, और कोई चीज अगर IFRS में है ही नहीं और उसको अपने हिसाब से हम लोग कुछ इंट्रोड्यूस करके नया लाते हैं तो उसको कार्व इन कहते हैं। तो इंड एस 103 में ऐसे भी आप लोग इंड एस 103 तो कर ही लिए थे क्लास में, इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो उसमें कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन ही जो कार्विन हमने डिस्कस भी किया था। तो वही क्वेश्चन लिखा है कि इंड एस 103 कंटेन्स एडिशनल गाइडेंस ऑन कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन सीसीटी, मैं सीसीटी बोल करके उसको अनाउंस करता था, सीसीटी। तो which is not there in IFRS, how this can be termed? Carve in, carve out, exception, none of the above. So carve in is the choice. 5 नंबर क्वेश्चन आता है, कहता है कि A Limited is following Ind AS for the first time for the year ended on 31 मार्च 2024। ये जो X लिखा रहेगा ना, मैं इसको 2 बोलूंगा, हाँ 2024। What all period balance sheet is to be covered in its first Ind AS financial statement। तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन वालों को 3 बैलेंस शीट देनी पड़ती है, एक लेटेस्ट ईयर वाली, एक प्रीवियस ईयर वाली और एक ओपनिंग डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ द
प्रीवियस ईयर। 3 बैलेंस शीट देना पड़ता है 3 सर्कमस्टांसेस में। एक जब आप फर्स्ट टाइम अडॉप्शन करते हो, मुदित एक बार मेरी तरफ देख, एक बार जब आप फर्स्ट टाइम अडॉप्शन करते हो तब, एक जब आप रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करते हो तब, और एक जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली कोई एरर रेक्टिफाई करते हो या कोई आइटम रिक्लासिफाई करते हो तब। ये 3 सिचुएशन होती है जब 3 बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर। 1 minute संपूर्णा, आई विल बी आंसरिंग दैट। तो उन्होंने बोला देखो एक बैलेंस शीट तो देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2022 का। इट लुक्स करेक्ट ना, 1 अप्रैल 2022 की एक देनी पड़ेगी ना, डेट मैच करो ना, ठीक हो रहा है। एक देनी पड़ेगी 31 मार्च 23, वो तो प्रीसीडिंग ईयर बैलेंस शीट हो गई। एंड वन मोर यू टू गिव ऑन 31 मार्च 2024, वो तो रियल बैलेंस शीट हो गया जो हम लोग को चाहिए ही चाहिए, और तीनों ही देना पड़ेगा। तो द ऑब्वियस आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए 1 मिनट रुकिए, एक बार हम लोग को रुकना है। संपूर्णा बच्चे का एक क्वेश्चन आया है और ये उसी क्वेश्चन के को आंसर करने के लिए ही मैंने पहले एक लाइन आपको बोला था। देखिए बेचारी ने कितना वो मतलब कितना इनोसेंट क्वेश्चन है, और मैंने उसका आंसर कब दिया था ये भी बताना, आज ही बोला है। 4 नंबर जब पढ़ रहे थे, 4 नंबर क्वेश्चन, तो उसमें एक चॉइस आया एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है, इंडेस फॉलो नहीं करना। सर आप कभी एक्सेप्शन तो पढ़ाए ही नहीं, एक्सेप्शन बोल के कुछ होता ही नहीं है। तो सर वो चॉइस में क्यों दिया? उनको 4 चॉइस देना था। नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव करता, उसका भी तो कोशिश तो किया ही, देखो ना, नन ऑफ दी अबव का। तो बोला क्या घुसाएं? बोला एक्सेप्शन डाल दो। अब बच्ची बोल रही कुछ तो एक्सेप्शन भी होता होगा, उसका हमको पता चलता तो अच्छा होता। तो ये नहीं पता चलेगा। मैंने आपको बोला ना, कुछ चॉइस आपको ऐसा डाला हुआ मिलेगा, आपको हंसी आएगा कि यार ये क्या चीज है। मैंने आंसर दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला बात बोला था। तो ये है। तो आप जब पढ़ेंगे ना, जो चीज आपको इरेलेवेंट बकवास लगेगा साइड कर दीजिएगा, उस पर थॉट अपना डालने की जरूरत नहीं है। जहां पे थॉट डालना है मैं तो डालूंगा ही ना आपके साथ। मैं समझ सकता हूं, इसी सिलसिले में ही तो फिर आपको पढ़ करके जब चारों पढ़ लोगे, चारों चॉइस में जो आपको बेस्ट चॉइस लगेगा उसका आंसर करना है। मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट कंफर्टेबली, बिकॉज मेरा तो सारा ही पढ़ा हुआ है, हम तो पूरा बुक पढ़े हैं और इतने साल से पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हमको भी लगता है यार ये क्या चीज आ गया। तो फिर ही तो मैंने आपको बोला ना आते ही कि भाई ये सीन है। मैं आपको बता देता हूं, जबरदस्ती कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। कुछ चॉइसेस ऐसे डाले गए हैं जो चॉइसेस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कुछ चॉइसेस तो हंसी आने लायक चॉइसेस हैं, आप देखोगे। बट देन उनको क्वेश्चन भी तो बनाना है ना बेटा। एमसीक्यू का क्वेश्चन धीरे धीरे बनते बनते बन जाएगा। अब ये पहली बार बन रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब पेपर बन जाएंगे तो उनका क्वेश्चन का सुंदर सा बैंक भी बन जाएगा। अभी जो सीन है उसके साथ पढ़ते हैं ना, क्या टेंशन है। ठीक है, 3 नंबर में ऐसे भी तो इंस्टीट्यूट दे सकता है ना प्रोफेसर। जैसे एक तो सबसे करेक्ट आंसर है ग्लोबल हार्मोनाइजेशन एंड ग्रोथ एफआई एंड एफडीआई इंटरेस्ट। या ऐसे भी दे सकता है ना कि बोथ सी एंड डी अगर ऑप्शन दिया सर ऐसे कभी बाय द वे। अगर देगा तो बोथ सी एंड डी को टिक लगाएंगे हम। अगर ऐसा दिया तो हम बोथ सी एंड डी को टिक लगाएंगे। आइए आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, 5 हो गया ना बेटा, 5 का ऑल ऑफ द अबव हो गया था ना, वेरी गुड। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंट्री एक्स, इंडिया पकड़ लो, हैज टेकन एन अप्रोच ऑफ इंप्लीमेंटिंग ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर IFRS in its country with some significant changes in line of their national economic policies. This will be termed as adoption, conversion, adoption with limitation या none of the above. हिंदुस्तान ने एग्जैक्टली यही तो किया था ना, अपने हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक सूटेबिलिटी के हिसाब से थोड़े मोड़े चेंजेस को डाल करके सोल ऑफ द IFRS को जिंदा रखते हुए IFRS को इंप्लीमेंट किए थे हम लोग।
और हम लोग उसको बोले थे वी हैड कन्वर्ज्ड, दिस इज कन्वर्जेंस। और मैंने उसी वक्त आपको बोला था कि पाकिस्तान वालों ने अडॉप्ट किया है, बहुत सारी कंट्री ने अडॉप्ट किया है। तो इसका चॉइस ऑब्वियस है बी नंबर, विच इज कन्वर्जेंस विद द ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, ये बेकार है। अगेन वही एक तो चॉइस उनको मिला नहीं, क्या लिखें, बोला कुछ भी लिख दो, सजा धजा के लिख दिया कुछ भी जो उनको लगा। एंड नाउ कम्स द लास्ट वन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। स्निग्धा सिंह, आप क्या नाम वो ग्रुप वाले उसमें जाकर के एमसीक्यू का पीडीएफ निकाल लीजिए और वहां से ये क्वेश्चंस रीड कीजिए, नहीं तो मेरे उससे, मैं जो बोर्ड में दिखा रहा हूं उससे कर लीजिए। कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग ए नेटवर्थ ऑफ 230 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इस नेटवर्थ पे तो इंड एस अप्लाई करने की जरूरत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर लिस्टेड स्पेस में हो, लिस्टेड स्पेस में, तो नेटवर्थ का इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। आप लिस्टेड हैं तो आपको इंड एस अप्लाई करना ही पड़ेगा। लिखता है इट मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़ इन 2021, 30 करोड़, तो नेटवर्थ इंक्रीज हो गया, 250 करोड़ क्रॉस हो गया। तो 21-22 20-21 में आपने क्रॉस किया ना, तो 21-22 इज द फर्स्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका इंड एस कंप्लायंट होना चाहिए, इंड एस कंप्लायंट होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि उसके बाद वाले साल में उसको लॉस हुआ। फ्रॉम विच डेट इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस, द आंसर इज 1421। तो अगर मैं बोलूं इसमें मेरे को बता कि 3 बैलेंस शीट कौन सी बनेगी और 2 P&L कौन सा बनेगा। P&L बोल रहे हो, बैलेंस शीट 3 बनेगी, एक तो 31, 322 का बनेगा, 21-22 से पहली बार करेंगे ना। 1421 इज द फर्स्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंड एस, तो एक 31 मार्च 22 का बैलेंस शीट बनेगा, एक 31 मार्च 21 और एक 1420, और 2 P&L बनेगा कंपेरेटिव देने के लिए। P&L एक 2021, एक 31 मार्च 22, माना 21-22। कैश फ्लो भी 2 बनेंगे। क्लियर है? तो अब इनका आंसर का चॉइस को अच्छे से पढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1420, नो। अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1421, यस, ये राइट है। अकाउंटिंग पीरियड ऑन और आफ्टर 1422, नो। It is not required to comply with Ind AS as net worth in the next year has fallen down below 250 करोड़। अच्छा, आपने ये चीज याद है, एक बार अगर आप Ind AS में घुस गए तो बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। वंस कंप्लाइड इज ऑलवेज कंप्लाइड टाइप का सीन है। बाद में भले आपका नेटवर्थ कम भी हो गया हो। ओके, एस में ये सीन है, मालूम है। एक बार अगर आपके ऊपर एस एप्लीकेबल हुआ, फिर बाद में अगर आप 2 साल कंटिन्यूअसली नॉन एप्लीकेबिलिटी में चले जाते हैं तो आपको बिना एस के बैलेंस शीट बना सकते हो, लेकिन इंड एस में ये वाली छूट नहीं दी गई है। चलिए, दिस इज डन। तो इस तरह का डिस्कशन होने वाला है, 15-15, 20-20 मिनट का हम लोग इस तरह का डिस्कशन करने वाले हैं। अगला टॉपिक जो मैं करने वाला हूं वो है इंड एस 1, चैप्टर 3.1। 2 पेज छोड़ करके आगे जाइएगा। स्निग्धा सिंह, आपको मिला बेटा वो क्या नाम, पीडीएफ? गुड। तो ये इसका पेज नंबर दिया हुआ मुन्ना, या डायरेक्टली जाना पड़ रहा है? ये पेज 5 में है।
चलो पेज 5 में जाओ, मेरी बुक में पेज नहीं है, पेज 5 में जाओ। अच्छा, मोबाइल से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? अच्छा, तुम लोग को यहां से दिख जा रहा है अच्छे से, ओके। बट देन मोबाइल भी खोल के रख लो अगर कोई जरूरत पड़ा तो, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पे बहुत हेजी है, मोबाइल बहुत क्लियर है, मतलब बोल्ड वोल्ड जो किया यहां बोल्ड वाला दिखता ही नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ जगह पे ना हम क्या करेंगे, आपको बुक भी खोल खोल के दिखाएंगे, क्योंकि बहुत पुराना पुराना बात हो गया होगा, आप लोग भूल भाल गए होंगे, तो वहां पे हम एक आध दो जगह पे आपको बुक भी खोल करके दिखाएंगे। ओके, चलिए। सो इंड एस 1 क्या चीज पे था? द आंसर इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वन सेक। एन एंटिटी क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला, एन एंटिटी प्रेजेंट्स एन एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन यूजिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंस? दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है वर्ल्ड में, एक नेचर के बेसिस पे और एक क्लास के बेसिस पे। नेचर ऑफ द एक्सपेंस माने उस एक्सपेंस का नाम क्या है, क्लास ऑफ एक्सपेंस माने वो एक्सपेंस किस क्लास को बिलोंग करता है। अब जैसे मान लो हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये हो गया एक एक क्लास, या जिसको बोलते ग्रुप नहीं होता है क्या, उस तरह का एक्सपेंस है। लेकिन क्या हम लोगों का इंड एस या शेड्यूल 3 उस तरह से एक्सपेंस को लिखने बोलता है, या पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिखने बोलता है? पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिखने बोलता है। तो देखिए उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया है। एन एंटिटी प्रेजेंट्स एन एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L यूजिंग ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन यूजिंग द नेचर? Employee benefit expense, selling and distribution expense, amortization expense, depreciation expense। अब इसको देखो, आंसर दो तरीके से सोच के किया जा सकता है। एक तो ऑड मैन आउट को बाहर निकाल दो, और एक, क्योंकि हमने इतना सारा P&L बैलेंस शीट बनाया है तो हम लोगों को भी तो मालूम है ना क्या क्या आइटम P&L में हम लोग लिखा करते हैं। बिकॉज शेड्यूल 3 भी जब बनाया गया वो तो इंड एस को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। तो शेड्यूल 3 के P&L में कैसे इनकम और एक्सपेंस का नामकरण किया गया है, वी ऑल नो अबाउट दैट। उसमें कहीं भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के नाम से कोई एक्सपेंस लिखते हो क्या? आंसर इज नो। शेड्यूल 3 में नाम क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड है, हाँ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंजेस इन इन्वेंट्री है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, फिनांस एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, और अदर एक्सपेंसेस है। ये सब नाम ही नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है ना। तो उस तरह से भी आप चॉइस कर सकते हो। अगेन यू विल से यार इस क्वेश्चन का क्या रेलेवेंस है, बट देन दे हैव प्रिपेयर्ड इट। तुम ये फील करो कि भाई तेरे एग्जाम में आ जाए तो तुम तो खुश हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एकदम ही रद्दी है, कुछ जो एकदम रद्दी क्वेश्चन रहेगा मैं बोलूंगा। 2 नंबर क्वेश्चन एकदम ही नॉनसेंस है। उसने लिखा एप्लीकेशन ऑफ इंड एस 1 इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, preparation and presentation of general purpose financial statement, preparation, presentation and disclosure in general purpose financial statement। हम लोग इंड एस 1 पढ़ते वक्त प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन 50 बार बोलते थे, ठीक है। अब आपके मन में एक तो आएगा कि सर डिस्क्लोजर भी तो करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आंसर इज करना पड़ता है, बट वो इंड एस 1 का जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो बहुत सारे और इंड एस में स्टोरी है। इंड एस 1 फोकसेस ऑन
प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सी नंबर चॉइस इज द चॉइस। तीसरा क्वेश्चन अगेन थोड़ा कमजोर, बट देन बेसिक जो क्लासेस का डिस्कशन से इसको आंसर किया जा सकता है, भले अलग से ये पढ़ा हुआ ना हो। एज पर इंड AS 1 द अमाउंट इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विल, OCI में जो भी अमाउंट होते हैं, विल नॉट बी रिक्लासिफाइड सब्सिक्वेंटली टू P&L, will be classified subsequently to P&L when specific conditions are met. C, both A and B. D, they are directly recognized in equity always. माने OCI बोल के कुछ होता ही नहीं, सीधा इक्विटी में चला जाता है। बताइए, OCI के कुछ आइटम P&L में जाते हैं कि नहीं जाते? और कभी कभी कुछ आइटम P&L में बिल्कुल भी नहीं जाते, जैसे एक्चुरियल गेन लॉस, जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रादर बोलूं तो ये सब कभी भी P&L में रिक्लासिफाई नहीं होते। जैसे FVT OCI वाला जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग FVT OCI बनाते हैं, जो हम लोग खुद वो करते ही रिवोकेबल इलेक्शन, वो कभी P&L में नहीं जाता। लेकिन बाकी जितने भी FVT OCI वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब उनको डिस्पोज कर देते हो तो उसका गेन P&L में रिक्लासिफाई होता है। तो ये चॉइस ऑब्वियस है, ये हम लोग का पढ़ते पढ़ते ही आंसर बन गया था कि कुछ आइटम P&L में रिक्लासिफाई होते हैं और कुछ P&L में कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होते। तो इसका आंसर बोथ A एंड B होगा। सो C नंबर चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। फोर्थ, अगेन ए वेरी बैड क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड, वेरी वेरी बैड, बट देन रीड इट एंड गो अहेड। इन सब पे बहस मत करना, मेरा रिक्वेस्ट है, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट होगा। इंड AS 1 अप्लाइज टू ऑल एंटिटीज एक्सेप्ट दोज दैट प्रेजेंट CFS, दोज दैट प्रेजेंट SFS, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इंड AS 1 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी एप्लीकेबल होता है, स्टैंड अलोन पे भी एप्लीकेबल होता है, दोनों पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्या बोथ ऑफ द अबव इज द चॉइस? नो, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन लिखा है। देखिए, तो इंड AS 1 अप्लाइज टू ऑल एंटिटीज वेदर दे आर प्रिपेयरिंग CFS और दे आर प्रिपेयरिंग SFS। हाँ, वो ठीक है, वो सेपरेट और स्टैंड अलोन को सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है। और एक बात बोलूंगा बेटा तेरे को, ट्रूली सेपरेट वर्ड इज मोर करेक्ट, क्योंकि आप देखिएगा जब कंसोलिडेशन का चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, उसमें हम सेपरेट और स्टैंड अलोन के बीच का फर्क भी एक्सप्लेन किए हुए होंगे, किए हुए हैं। जब आप इंड AS 27 पढ़ेंगे ना, वहां मिलेगा। अभी पहुंचे नहीं है वहां तक, फिर भी जब ये बात उठी है ना, लेट अस डिस्कस दैट एस्पेक्ट थोड़ा सा। आपके पास बुक 2 है कि बुक 3 है? बुक 3 है, जाओ उसमें इंड AS 27 को खोलो। कहीं मैंने लिखा तो था, पता नहीं अभी है कि नहीं है। पेज 167, 169। ये मेरे को याद है, उसके ऊपर भी एक डिस्कशन बना था। अब पढ़ देख कितना सुंदर, तुमको कुछ पता चलेगा, एक अच्छा जानकारी है। वन नंबर पॉइंट में वो हाईलाइट किया है मैंने, देखो सेपरेट और स्टैंड अलोन की कहानी को। जैसे मेरा ये मानना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऊपर जो वो लोग बैलेंस शीट लिखते हैं, उसको स्टैंड अलोन लिखना नहीं चाहिए एज पर इंड AS। लेकिन स्टैंड अलोन और सेपरेट में प्लीज बड़ा कोई बात नहीं है, वाहियात सा डिफरेंस है, बट वो है और वो इंड AS के अंदर लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं।
सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट किसका होता है और स्टैंड अलोन किसका होता है, मैं आपको बताता हूं। सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिनके पास कोई एसोसिएट, सब्सिडरी और जेवी नहीं होता। क्या बोला, फिर से बोलो। सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोले, उनका होता है जिनके पास कोई नहीं, उल्टा बोल दिया हम। हाँ, मैं फिर से बोलता हूं, स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट उनका होता है जिनके पास कोई सब्सिडरी, एसोसिएट या जेवी नहीं होता। उनका जो अपना वाला फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, उसको स्टैंड अलोन बोला जाता है। मैं पढ़ता हूं, आप यहां पे देखिए। There is a thin line of difference between separate and standalone financial statement which is written below. Otherwise, both of them are used as synonyms. 1. A. Standalone financial statements. If an entity does not have a subsidiary, associate and JV, then it doesn't prepare any consolidated financial statements. Then, और वो अब जब ये है ही नहीं तो CFS नहीं बनाएगा, then its financial statements will be called standalone financial statements. तो फिर रिलायंस को standalone वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए ना, उनको तो सेपरेट वर्ड यूज करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, ये जो कंसोलिडेशन का जो पूरा ग्रुप ऑफ एएस है, जिसमें इंडेस 110 भी पढ़ते हो तुम, इंडेस 27 पढ़ते हो, कंसोलिडेशन वो एसोसिएट वाला पढ़ते हो 28, 111 पढ़ते हो जेवी वाला, उसमें 27 वाला जो एएस है, यही वाला, उसका नाम देखो, सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, स्टैंड अलोन नाम नहीं है। अब आइए सेकेंड लाइन। If an entity has either a subsidiary or a JV oblique an associate, then it has to prepare consolidated financial statements by applying Ind AS 110 and Ind AS 28. It also prepares its own financial statement in which it records investment in subsidiary, associate, JV by using Ind AS 27. अपनी बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेगा, सुनना पूरा सुनना, अपनी बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेगा ना रिलायंस इंडस्ट्री, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करेगा, सब्सिडरी का, जेवी का, एसोसिएट का, जो भी तरीका होगा कंसोलिडेशन का, जो भी तरीका होगा हम लोग पढ़ेंगे वो टाइम आने पे। लेकिन अपनी बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट लिखेगा। उस इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने 50 बार क्लास में बोला है कि पेरेंट एंटिटी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप 109 फॉलो कर लो या फिर कॉस्ट पे लिख दो। तो ये वाली बात तो इंड एस 27 में लिखी हुई है ना, और इंड एस 27 का नाम तो सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो आप तो सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो ना, स्टैंडअलोन आपको आपने क्यों बोला? बट देन ये इतना बड़ा बात नहीं है जिसका मुद्दा बनाना चाहिए। और वो वाला बात भी देख लो, ये रहा देख, जो हम 50 बार बोल चुके हैं क्लास में, और कंसोलिडेशन में पढ़ोगे भी आप लोग। ये देखो, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट्स एंड जेवीज इन सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल वाला, रिलायंस का अपना बैलेंस शीट। सी, you can either such investments can be measured by following any of the two options, either at cost or as per Ind AS 109। तो ये वाला ऑप्शन 109 में तो दिया हुआ नहीं है, ये वाला ऑप्शन तो 27 नंबर इंड एस में दिया हुआ है ना, और 27 तो सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा उसके बारे में है। यू गॉट द पॉइंट? एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, ऑल द कंपनीज इन इंडिया when they do their accounting for associates investment, JV investment or subsidiary investment, they take this option at cost वाला, उसको 109 पे ये लोग नहीं लेके जाते, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को क्या होता है, फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट, FVTPL याद है, और नहीं तो फिर इनिशियल इंसेप्शन पे आपको वो करना पड़ेगा, वो इरिवोकेबल इलेक्शन करना पड़ेगा FVT OCI में ले जाने वाला। अब ज्यादातर होल्डिंग कंपनी, जैसे मान लो रिलायंस है, अब उसका 50 तो सब्सिडरी ऐसा होगा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, 50 क्या 100 तो होगा। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का फेयर वैल्यू निकलवाना खर्चा का काम है ना यार, KPMG लोग छील लेगा पैसा ले लेके, कॉस्ट पे टान दो, कुछ साला झमेला ही नहीं है।
नहीं तो हर एक शेयर का वैल्यूएशन कराओ, हर एक बार कराओ, हर ईयर एंड पे कराओ। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन है। सो विश्वेश, क्या फाइनल पता चला हमें? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंपनी बनाती है जिसका कोई सब्सिडरी, कोई एसोसिएट या कोई जेवी नहीं होता। बाकी अगर तुम्हारे पास एसोसिएट, जेवी और सब्सिडरी में से कोई भी है तो तुमको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही होगा, जो तुम्हारा प्रमुख फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। साथ में तुमको एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा जिसमें तुम सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी के इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करोगे, ईदर एट कॉस्ट और एज पर इंड AS 109। ये हुआ बेटा फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स। बाकी तुमको जो डिफरेंस, तुमको जो प्रॉब्लम हुई वो लॉजिकल है। दुनिया में सारे लोग अपने सेपरेट बैलेंस शीट को स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ही लिखते हैं। अब मैंने भी लिख के दिया होगा, देख तो वो वाला बात भी यहीं पे लिख के भी दिया, देखो ये रहा। These are called, however, these two terms are used as synonyms. क्योंकि ये एनामली मैंने भी देखा रियल लाइफ में, तो हम बोले ये वाला पॉइंट लिख के दे दो बच्चों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला 4 नंबर हो गया क्या? 4 इज कंप्लीट ना। चलो 5 नंबर देखते हैं। An entity whose financial statements comply with Ind AS shall make an explicit and unreserved, याद है ये वर्ड बहुत पॉपुलर, मैं कई बार यूज करता हूं, explicit and unreserved statement of such compliance in the notes। अब उसको चॉइस बनाना था, देख कैसा बनाया, explicit and reserved, implicit and unreserved, implicit and reserved, explicit and unreserved। करें क्या बता? और ये एक इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, नहीं समझे? ये फिल इन द ब्लैंक्स में डाला जाता और ये चॉइस नहीं दिया हुआ होता तो एक बेहतर क्वेश्चन होता। नहीं समझे बात को? चॉइसेस पढ़ने से गुस्सा आ रहा है, मतलब मुझे तो आ रहा है। आगे 6 number, which of the following information of an entity is not mandatory to be displayed prominently and is to be repeated when necessary for the information presented to be understandable? ये आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन है। इंड AS 1 में एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए, उसके ऊपर एक पैराग्राफ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके चॉइसेस पे क्वेश्चन है। आप एक बार इसको पढ़ो चॉइसेस को। आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द प्लेस, मेरी बुक में वो कहां पे है, आप पढ़ो। यस, यही मैं बोलना चाहता हूं, एकदम एग्जैक्टली यही वाला बात। और पहले आते ही हम बोले ये वाला बात। बच्चे मुदित क्या बोल रहा है सुनो, बोलता है सर इसको आप पढ़िए, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि हम लोगों का क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहता है। जैसे पहला वाला नेम ऑफ द एंटिटी, तो नेम ऑफ द एंटिटी तो ऊपर लिखा हुआ रहेगा ही बैलेंस शीट में। दूसरा, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअल का है कि ग्रुप का है, माने वो सेपरेट स्टैंडअलोन है या कंसोलिडेटेड है। लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, किस तरह से हमने राउंडिंग ऑफ किया, राउंडिंग ऑफ के कई सारे ऑप्शंस हैं, कौन से लेवल से राउंडिंग ऑफ किया है।
इक्विटी पैटर्न शोइंग द नेम्स ऑफ मेजर शेयर होल्डिंग्स इन द एंटिटी। वो शेयर कैपिटल के नोट्स ऑन अकाउंट्स में आता है। वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं कि डिस्प्ले करें प्रोमिनेंटली। नहीं समझे? अब इसका एक छोटा सा पैराग्राफ हमने बुक में इस तरह से बना करके दिया था। अब उन लोगों ने यहां से 5 में से 3 चीज उठाया। एक स्टैंड अलोन है कि कंसोलिडेटेड है वो बताया, एक राउंडिंग ऑफ को उठाया और एक नाम को उठाया। अब चौथा उनको एक चॉइस देना था जो घटिया लगे। नहीं समझे बात को? तो वो कहीं से भी एक तो चीज लिख करके ला करके यहां पे चिपका दिया, और कहीं से भी जो जहां से भी लिख करके लाया ना, वो भी शेड्यूल 3 के शेयर कैपिटल के नोट से लिख के लाया। यू गॉट द पॉइंट? अब इसमें यही प्रॉब्लम है कि सर इस तरह का क्वेश्चन जो पूरा मेमोरी ड्रिवन है, ये पूछा जाना चाहिए क्या? वेदर यू शुड आस्क। आप कॉन्सेप्ट टेस्ट का, नॉलेज का टेस्ट ले रहे हो कि इस तरह से याद करने का, बिकॉज आपका 4 ठो बुक है सर, याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट का 4 ठो बुक है, उसमें से आप एक ठो कहीं से, एक लाइन कहीं से उठा करके उसका एक तो फिल इन द ब्लैंक्स का एक वर्ड घुसेड़ देंगे। बच्चे बेचारे कैसे करेंगे? अरे कितना भी पढ़ लीजिए, एक एक वर्ड टू वर्ड थोड़ी याद हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो ये तो प्रॉब्लम है। इसमें अगर कोई भी ऐसा चीज आया जो हम लोग कभी भी नहीं पढ़े, तो ये समझ लेना बेटा कि उसको हम लोग को पढ़ना है, उसमें लड़ाई नहीं करना है। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं बैठ के पूरी बुक का 4000 पेज यहां बैठ के रीड करूं। यू गॉट द पॉइंट? आइए, एन एंटिटी शैल प्रेजेंट ए थर्ड बैलेंस शीट। अभी तो डिस्कस हो रहा था ना, as at the beginning of the preceding year in addition to the minimum comparative financial statements if it applies an accounting policy retrospectively। yes है इसका आंसर। 2-3 और आंसर भी है, बट ये आंसर तो yes है। if there is a change in the accounting estimate, no, ये no है। इस समय थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ता। if you correct an error, करेक्ट एन एरर में बनता है 3 बैलेंस शीट, बट उन्होंने लिखा करेक्शन ऑफ ए प्रीवियस ईयर एरर। जस्ट पिछले साल वाला एरर को आप रेक्टिफाई कर रहे हो, उसके पीछे जाओगे तब ना तीसरे साल की बैलेंस शीट बनेगी। हेलो, अगर सिर्फ एक ही साल का गलती रहेगा तब तो पीछे वाली बैलेंस शीट को सुधार दो, आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज ना करेक्शन ऑफ एरर में बनती है तीसरी बैलेंस शीट, प्रोवाइडेड दैट एरर गोज बियॉन्ड प्रीवियस ईयर। इस साल को छोड़ के इसके पिछले साल में अगर जाएगा ना एरर का रेक्टिफिकेशन, तो फर्स्ट बैलेंस शीट एज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर में एक थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, इवन फॉर करेक्शन ऑफ एरर। अभी बोलते वक्त भी मैंने बोला होगा थर्ड बैलेंस शीट कब कब बनती है, तो यहां तो फंसने का कार्यक्रम हो गया था। हाँ, नहीं समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो फंसाने वाला कार्यक्रम का कहानी बन गया था। नहीं, क्योंकि ये अगर मोर देन द प्रीवियस ईयर होता ना, तब बोथ ए एंड सी हो जाता। इसको मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, माने दिस इज नॉट अ बैड क्वेश्चन। व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी वाला एएस पढ़ोगे ना, इंड एस 8, उसमें इस चीज को हाईलाइट किया गया है। इंड एस 1 पढ़ोगे, उसमें हाईलाइट की 3 बैलेंस शीट एक कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इंड एस में है। 3 बैलेंस शीट हम लोग एएस में तो पढ़े ही नहीं, इंटर में फाइनल में पढ़े, तो ये एक बढ़िया चीज है। तो उसके ऊपर फोकस डाल के पढ़ाया जाता है कि हाँ देख, अगर आप फर्स्ट टाइम अडॉप्शन करोगे तो बनाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का एक इंड एस है, इंड एस 101, अकाउंटिंग पॉलिसी का इंड एस है, इंड एस 8, एरर रेक्टिफाई करने का इंड एस है, इंड एस 8 में दोनों है। तो क्योंकि वो सारे इंड एस में इसके ऊपर फोकस डाला जाता है, और जब एक आदमी एक लाइन बताएगा तो आदमी तीनों लाइन बताने का आदत है कि तीनों एक साथ बता दो बार 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 बार।
तो ये क्वेश्चन चीप वाले क्वेश्चंस में नहीं है, ये डिसेंट क्वेश्चन है। इसमें ये चॉइस भी हमको अच्छा लगा, करेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर एरर, बिकॉज प्रीवियस ईयर एरर तो मैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को रिवाइज करके कर दूं, ठीक, उस वाले P&L को ही सुधार दूं, उसके पीछे मुझे क्यों जाना पड़ेगा। तो A नंबर चॉइस वॉज द राइट चॉइस। अब आया 8 नंबर क्वेश्चन। एन इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एन एंटिटी कैन बी, अच्छा, कैनॉट बी रेक्टिफाइड बाय द फॉलोइंग वेज। डिस्क्लोजर करके, नोट्स में लिख के, एक एक्सप्लेनेटरी मटेरियल बना करके। रॉन्ग है, इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को रेक्टिफाई करके ही सुधारा जा सकता है, उसको बदल के ही सुधारा जा सकता है। नहीं समझे? ऐसे सुधारा नहीं जा सकता कि लिख दिए कहीं नोट्स में, कभी नहीं होता। माने डिस्क्लोजर कैनॉट मेक अ रॉन्ग राइट। ये तो हम लोग जब इंटर में भी पढ़ते थे, पहला दिन भी मैं बोलता था कि डिस्क्लोजर इज नॉट ए रेमेडी टू ए रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कोई भी बीमारी हो गया, सॉरी बोलने से नहीं होगा, दवाई खाना पड़ेगा। नहीं? चलिए, सो इस तरह से हम लोग ना इंड एएसएस के शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आर यू हैप्पी? आर यू ओके? और ठीक लग रहा है, एक बार रिवीजन भी हो जा रहा है तो नॉट बैड। हाँ, गुड। अगला इंड एएस में डिस्कस करूंगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आप पेज नंबर शायद 7 या 8 में जाना होगा आपको, 9 में चले जाइए। बाकी भी करेंगे अगले वाले दिन। हाँ, कुछ क्वेश्चन एकदम बेकार हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं एज यूजुअल। पहला लाइन, कैश फ्लो इज बेस्ड अपॉन। अब अगर नीचे 4 चॉइसेस होंगे तो पढ़ के ही तो आंसर देना होगा, और चारों को पढ़ना चाहिए। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस एंड नन ऑफ द अबव। कोई सेंस ही नहीं है इस क्वेश्चन का, अपन कैश बेसिस बोल के आगे बढ़ रहे हैं। 2 नंबर, अगेन 2 नंबर का चॉइसेस को बैडली ड्राफ्ट किया गया है, आप पढ़िए। पहला तो एन एंटिटी सेल रिपोर्ट में ना, मुदित एक बार देख, एन एंटिटी सेल रिपोर्ट में सेपरेटली और कलेक्टिवली का मारपीट है। अगेन ये क्वेश्चन एक सेंटेंस से उठा करके डाला गया है, क्योंकि मेरा बुक पूरा पढ़ा हुआ रहता है तो हम जानते हैं कि ये कैसे पिक किया गया है। ठीक है, आप हमको बताइए, हम लोग इंडिविजुअली एक एक आइटम कैश फ्लो का दिखाते हैं, कलेक्टिवली दिखाते हैं कि सेपरेटली दिखाते हैं? तो कलेक्टिवली का चॉइस बेकार हो गया। ठीक है, अब बचा कहानी ग्रॉसिंग का और नेट का। आप ग्रॉस कैश फ्लो को अलग अलग दिखाते हो कि नेट कैश फ्लो को दिखाते हो? द आंसर इज ग्रॉस कैश फ्लो को दिखाते हैं। इसके ऊपर बातचीत भी हुआ है हम लोगों का। हाँ, अपने अलग अलग से बातचीत भी हुआ है कि परचेज ऑफ असेट और सेल ऑफ असेट को 2 ठो दिखाना चाहिए, इसको एक करके दिखाना नहीं चाहिए। सिर्फ ये भी बातचीत हुआ, अगर आपको याद हो तो, कि कुछ कुछ जगह पे आपको नेट करके दिखाना अलाउड है। जैसे अगर आपको याद हो तो जहां पे बैंकिंग वगैरह के बिजनेस में टू मेनी डिपॉजिट्स एंड, अब तो बैंकिंग के ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है कैश फ्लो, लेकिन उस तरह के धंधे में जहां पे बहुत फास्ट टर्नओवर होता है वहां पे उसको नेट करके भी दिखाया जाता है। फिर ये भी आपको पढ़ाया गया है, माने ये चलते चलते इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के रूप में नहीं पढ़ाया गया है, बट जब ग्रॉस और नेट का बात हो रहा था तो मैंने अलग से बोला था। हो सकता आपके कॉपी में लिखा हुआ हो, मेरे बुक में लिखा हुआ नहीं है।
कि जहां पे कोई कैश फ्लो, मेरा कैश फ्लो ज्यादा नहीं है, किसी और एंटिटी का कैश फ्लो है ज्यादा, माने हम उसके बिहाफ में काम कर रहे हैं एज एन एजेंट टाइप से, उस तरह के सिचुएशन में ही नेट करके दिखाया जाता है, अदरवाइज आप नेट करके नहीं दिखा सकते। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका चॉइस बी है, क्योंकि कलेक्टिवली का तो स्टोरी ही हट गया था और सेपरेटली में ग्रॉस और नेट के कारण ग्रॉस का चॉइस बना। 3 नंबर क्वेश्चन इज ए गुड क्वेश्चन, मतलब गुड मतलब 1 2 3 से 1 2 3 में 3 बेहतर है। नॉन फिनेंशियल एंटिटी मतलब जिसके ज्यादा सम हम लोगों ने बनाए थे। इंटरेस्ट पेड फिनांस होता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो वो एक्टिविटी ही डिसाइड करने बोल रहा है, दे आर क्लासिफाइड एज, तो क्लासिफिकेशन का ही प्योर क्वेश्चन है। तो है ऐसा कोई चॉइस? सी है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिस्पेक्टिवली। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड फिनांसिंग होता है नहीं। और एक बात सुन, जब ये बात उठा है तो थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन दे दूं। ये तो क्लियर है, इस क्वेश्चन में तुमको कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलो, इंटरेस्ट पेड इज फिनांसिंग, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग, ये तो ऑब्वियस है। विश्वेश का एक सुंदर क्वेश्चन है, हमने कैश फ्लो में आंसर किया होगा, हम एक बार और करना चाहते हैं। इसने बोला सर मान लीजिए एक फिनांस कंपनी है, बैंक है, जिसका काम है डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट देना, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट बेचना, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, नहीं समझे? उसमें सर डिविडेंड पेड के बारे में बात कीजिए। जैसे इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना ऑपरेशन होता है, उनका काम ही है वही। डिविडेंड लेना, डिविडेंड देना के बारे में बात कीजिए। डिविडेंड जो उनका आता है वो भी ऑपरेशन है, बिकॉज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपको याद भी हो तो ये बात हमने बोला था कि डिविडेंड वगैरह भी उनके ऑपरेशन में आता है। लेकिन डिविडेंड देना, कैपिटल पे डिविडेंड देना, वो आपका ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता, बिकॉज शेयर कैपिटल इशू करना दैट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर बिजनेस। पैसा इन्वेस्ट करना दैट कैन बी पार्ट ऑफ योर बिजनेस, बट डिविडेंड पेमेंट तो शेयर कैपिटल पे करते हैं। क्या शेयर कैपिटल का इशू होना कैन बी ए पार्ट ऑफ बिजनेस? नो। एंड कैन बी ए बिजनेस, पार्ट ऑफ बिजनेस तो कैन बी ए बिजनेस, आंसर इज नो। इसलिए डिविडेंड पेड कभी भी, बोलो, ऑपरेटिंग नहीं होता। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। हाँ, तो इस तरह का बातचीत भी बीच बीच में आए तो कर लेते हैं। इसी ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों। तो पहला कौन सा पूछा? वो सेपरेट और स्टैंड अलोन, उसमें भी एक तो अच्छा पिक्चर सामने आया नहीं? नहीं, सीडीटी इज फिनांस, डिविडेंड फिनांस, सीडीटी फिनांस। मेरा 3 कहानी है उसमें, दादा, बाप और बेटा, माने दादा, बाप और पोता, समझ लो, जो भी बोल दो उसको। अगर दादा माने इश्यू ऑफ कैपिटल अगर फिनांस है, तो बेटा डिविडेंड पेड भी फिनांस होगा, और पोता कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी फिनांस होगा। तो 3 जेनरेशन तक वो फिनांस है तो फिनांस ही रहेगा, वो कनेक्टिविटी रहती है। तो पता नहीं आप लोगों की क्लास में हम ये वर्ड यूज किए कि नहीं कभी, बट इंटर में तो हम लोग करते हैं ये वाला वर्ड यूज। 4 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड, चश्मा थोड़ा सा साफ कर ले।
पढ़िए आप लोग 4 नंबर को तब तक, क्योंकि तो रीडिंग का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. समझ रहे हो, सबसे गंदे क्वेश्चन यही वाले होते हैं. लेकिन अपने लिए अच्छा है ना, सब क्लास में हो जाए तो अपना एक तो चैप्टर या बर्डन एक तो कम हो जाता है कि हाँ हमने यहाँ से तो कर लिया, अब एमसीक्यू से जो इंस्टीट्यूट का वो सब आएगा मॉक टेस्ट उससे कर लेंगे. कौन इनकरेक्ट है पूछ रहा है. इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट. अगर रिस्क होगा तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप कैश इक्विवेलेंट से एक्सक्लूड कर देंगे, और इक्विटी में रिस्क होता ही है. कैश इक्विवेलेंट में आने के लिए इनसिग्निफिकेंट रिस्क होना बहुत जरूरी है. अनलेस दे आर इन सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट. फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर एक्वायर्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ मैच्योरिटी. हाँ ये करेक्ट है. प्रेफरेंस शेयर अगर बहुत जल्दी मैच्योर होने वाला है अगले 3 महीने में, तो उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो इक्विटी भी तो नहीं ना, तो प्रेफरेंस है. आगे, बैंक बोरोइंग्स आर जनरली कंसीडर्ड टू बी इन्वेस्टिंग. नो, इट्स फिनांसिंग. वेयर बैंक को, अच्छा एक मिल गया तो यही इनकरेक्ट होगा, बट फिर भी कौन ज्यादा इनकरेक्ट है वो भी देख लेना चाहिए. वैसे इससे ज्यादा इनकरेक्ट और क्या मिलेगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकरेक्ट है, फिर भी पढ़ते हैं. Where bank overdraft which are repayable on demand forms an integral part of entity's cash management, OD is considered as component of cash equivalent. हमने पढ़ाया अलग से. एक OD मेरा एग्जांपल में लेता हूं. मेरा एक तो OD था जो यस बैंक से मैंने लिया था, वो लोन था. एक OD हम लोग अकाउंट बनाते बनाते OD आ जाता है. नहीं समझे? याद है सीए फाउंडेशन वगैरह में लेजर बनाते रहते हैं और पेमेंट ज्यादा हो जाता है बैंक से, चेक बाद में निकलेगा, जमा मत करना, हम चेक तुमको दे रहे हैं. वैसा वाला ओडी विच इज पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट पॉलिसी, उसको कैश इक्विवेलेंट माना जाता है. और लास्ट में लिखा नन ऑफ द अबव, तो बी इज अ स्ट्रॉन्ग चॉइस. बी इज इनकरेक्ट. ठीक. अगला क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा सा वैसे करके देख, ऐसे करके देख के. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन असेट. अगर असेट बढ़ता है, याद कर, स्टॉक बढ़ा, गिरेगा ना कैश फ्लो, वो बोला है इंक्रीज. समझ गए कि नहीं? तो ये तो फॉल्स हो गया ना. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन करेंट असेट होना चाहिए था. ये अच्छा क्वेश्चन में आएगा. डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, पेमेंट हो रहा है, तो कैश फ्लो गिरेगा. ये इंक्रीज लिखा है, तो ये रॉन्ग हो गया. तो फिर लिखा नीदर ऑफ द टू, बोथ ऑफ द टू. तो नीदर, ये अच्छा से कोई माने, ये थोड़ा सोच के आंसर करने का क्वेश्चन है. इसको मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा. आप ऐसा क्वेश्चन डालो ना, इसमें टाइम भी लगेगा, थोड़ा इन्वेस्ट भी करना होगा, बिकॉज हमको तो चॉइसेस ही नहीं समझ में आ रहा है. धीरे धीरे करके, फिर धीरे धीरे करके देख रहे नहीं ये तो उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये नीदर ऑफ द टू. समझ रहे? चॉइस भी कैसे करके लिखा, तो लगा नीदर ऑफ द टू इज ए फिट चॉइस टू एक्सप्लेन दिस. ये क्वेश्चन अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 6 अगेन मेमोरी का क्वेश्चन है. पढ़ो और देखो आप आंसर कर पाएंगे. और ना बी एंड सी के बारे में ना मुझे अलग से भी बोलिएगा कुछ. हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया है. नॉट इन कैश फ्लो बट इन अदर प्लेसेस. Under A7, in the A7 cash flows,
may be reported on a net basis if cash receipts and payments on behalf of customers when they reflect activities of customer rather than those of the entity. ये true है, ये true है. Entity has a legally enforceable right to set off the recognized amount. C. Entity intends either to settle the net cash flows on a net basis or realize the cash flows or settle the liability simultaneously. None of the above. B and C के बारे में हम एक बात बोलेंगे. बैलेंस शीट जब बनती है ना, बैलेंस शीट, तो असेट और लायबिलिटी को जो नेट करने के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो यही दोनों होते हैं. हाँ, एक तो आपके पास लीगली इन्फोर्सिएबल राइट होना चाहिए कि आप दोनों को सेट ऑफ कर सके. मैं कई बार बोलता हूं ये वाली बात, आप देखिएगा ध्यान दे करके. और दूसरा, आपका इंटेंशन भी वही होना चाहिए, माने सच्ची में भी रुपया नेट करके आना होना चाहिए या जाना होना चाहिए. तब आप बैलेंस शीट में आप असेट लायबिलिटी को नेट वैसे करके कर सकते हैं. लेकिन ये स्टोरी तो कैश फ्लो का है. कैश फ्लो में आपको ग्रॉस करके ही दिखाना पड़ता है. हाँ बेटा, हाँ, बी और सी हम लोगों ने कई बार बात किया है. इवन वो जो फिनेंशियल जब पढ़ रहे थे ना, इंड एस 109 का फिनेंशियल असेट फिनेंशियल लायबिलिटी, उसमें भी ये बात हम बोलते हैं. इवन बाकी बहुत सारे इंडेस में आप ये चीज पढ़ोगे. सर, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट ए थोड़ा समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया. पॉइंट ए, हाँ मतलब मैं जो आंसर, पॉइंट ए बेटा कहता है कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर के बिहाफ में हम लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और ऐसा कैश फ्लो जो उसके लिए हम ले रहे हैं और दे रहे हैं, ले रहे हैं और दे रहे हैं, जो हमारा कैश फ्लो ऑनेस्टली नहीं है, हमको हो सकता है उससे कमीशन मिल रहा हो या कुछ भी ऐसा कार्यक्रम अरेंजमेंट हम लोगों का है, तो वैसे कैश फ्लो को आप नेट करके दिखा सकते हो. इसमें इंप्लॉइज का भी आता है, जो खाली कस्टमर लिखा हुआ है उसमें इंप्लॉइज भी है. बोला पैराग्राफ मेरे पास अभी बुक नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता. मेरी बुक में लिखा हुआ नहीं है, मेरी बुक में नहीं है, लेकिन आपको कॉपी में हम लिखाए होंगे. मतलब पढ़ाते वक्त मेरे दिमाग में अगर आया होगा ना तो हम कॉपी में लिखाए होंगे. याद है कि लिखाएं कि नहीं लिखाएं? चलो कोई बात नहीं. आपका आज का एक तो होमवर्क लिखिए, लिखिए. ये होमवर्क है, ढूंढ के लाना है. बुक से मिलेगा, बुक से, इंस्टीट्यूट का बुक से मिलेगा, नहीं तो इंडेस का टेक्स्ट से मिलेगा. मेरी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी बुक तो हमने बनाई है ना, मेरे को मालूम है. कैश फ्लो वहां मत लिख, पीछे लिख बेटा, होमवर्क है. हाँ वहां लिख दे, कहीं पे भी एक जगह पे लिख दे. हाँ बस वहीं लिख देना. हाँ, कैश फ्लो प्रेजेंटेशन ग्रॉस ऑब्लिक नेट बेसिस, सर्च एंड राइट. ढूंढना भी है और कॉपी में लिख के लाना है. सर्च राइट, फोटो लेके ग्रुप में भी भेजना है. टेक ए फोटो, सेंड इन द ग्रुप. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिकल सम आपके बुक में था. इसको थ्योरी बना करके आपके सामने, थ्योरी मतलब एमसीक्यू बना करके आपके सामने रखा गया है. 7 नंबर. ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 एबीसी लिमिटेड पेड वेरियस टैक्सेस and reproduce the following records. Capital gain tax 2 crore, sale of office premises 100 crore,
इनकम टैक्स 3 करोड़ ऑन बिजनेस प्रॉफिट, 30 करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट कैश प्रॉफिट है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1 करोड़, डिविडेंड पेड 10 करोड़, इनकम टैक्स रिफंड 2 करोड़ जो कि बिजनेस प्रॉफिट से रिलेटेड है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाइए। पहला दो इन्वेस्टिंग था, नेक्स्ट 2 ऑपरेटिंग था, नेक्स्ट 2 फाइनेंसिंग था, आखिरी वाला भी ऑपरेटिंग था। बोलो हाँ, टोटल 7 कैश फ्लो वहां पर है। तो खाली इन्वेस्टिंग वाला ढूंढ करके अमाउंट कैलकुलेट करके शो करना है। 100 माइनस 2 98 करोड़। तो ठीक है, बढ़िया है। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन और हो सकता था कि फाइनल बताओ, फाइनल बताओ, फाइनल समझे ना, सब मिला के। तो -2 + 100, हाँ, +30 - 3 -10 -1 है, दोनों माइनस है वहां पे। हेलो, -10 -1 और +2, ये फाइनल आंसर है। इसमें और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता ऑपरेटिंग वाला। -30 - 3 + 2, यही ऑपरेटिंग का बिखरा हुआ है ना। 2 ठो ऑपरेटिंग ऊपर है और 1 ठो ऑपरेटिंग नीचे है। ऑपरेटिंग पूछता ज्यादा स्ट्रांग क्वेश्चन बनता। अच्छा, हिट कर रहा है वो। ऐसे तो फिनांस का भी दिया देख, -11। नेक्स्ट, इसके बाद ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, फाइल चेंज होगा। इतना टाइम हो गया, देख रहा है, पता नहीं चला ना। तो फिर तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को। हेलो, इसका मतलब यू आर एंजॉइंग सर, तब तो बढ़िया है। मुझे को तो लगा कि बच्चे बोर हो जाएंगे। मैं तो ये सोच के आया कि आधा क्लास ये वाला ले लूंगा, आधा क्लास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला ले लूंगा। देन तो यू आर एंजॉइंग, देन इट्स फाइन ना यार। फिर कंप्लीट करते हैं ना, जितना कर सकेंगे धीरे धीरे करके। थैंक यू सर। मैं इसको भी बैड क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, गुड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैश इक्विवेलेंट। आपको याद है शुरू में हम लोग जब कैश फ्लो पढ़ते थे, खाली इसके क्वेश्चन बने थे, याद है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके अलग से। ये शॉर्ट टर्म होना चाहिए, करेक्ट। हाईली लिक्विड होना चाहिए, करेक्ट। रेडिली कन्वर्टिबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, इसी को इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क बोलते हैं, ये होना चाहिए। एन इन्वेस्टमेंट विच इज सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन दी वैल्यू, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें चारों चॉइस रॉन्ग है। आप पढ़िए, आप खुद ही बोल देंगे। यस, 4600 होना चाहिए। कैश फ्लो में 4500 दिखाएंगे, कैश फ्लो में। बैलेंस शीट में 4600 दिखाएंगे। कैश फ्लो और बैलेंस शीट का कैश का रिकॉन्सिलिएशन अलग से दिखाना पड़ेगा। हेलो, याद आया, इस तरह के सम बने थे। मतलब स्टोरी ऐसा होना चाहिए, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना, कि भाई 100 का मेरा प्रॉफिट आया, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड था तो कैश हुआ नहीं, तो मेरा नील हो गया ऑपरेटिंग कैश फ्लो। याद आया? और इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग तो है नहीं,
तो नील मेरा कैश फ्लो आया। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4500, तो क्लोजिंग भी आ गया 4500। लेकिन बैलेंस शीट क्योंकि 4600 है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो रुपया का क्लोजिंग जो कैश होता है वो तो मॉनिटरी एसेट होता है, और ये डॉलर में कैश पड़ा हुआ मेरे पास, या डॉलर के बैंक में, माने डॉलर में बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसको तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे लिखूंगा मैं, तो वो तो 4600 पे लिखेगा। इसीलिए तो 100 रुपया का अनरियलाइज गेन आया है, तो बैलेंस शीट में 4600 होना चाहिए। तो यहां पे जो लिखा ना, व्हाट वुड बी द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर द बैलेंस शीट, ये रॉन्ग हो गया। एज पर द कैश फ्लो बोलता ना तो 4500 आंसर होता। तो वहां पे अपने, अब इसको कैसे तो लिखोगे, आप समझ गए ना, ये इसमें कोई चॉइस भी राइट नहीं है। इट शुड बी 4600। ये रीडिंग का है, थोड़ा चीप है, पढ़ लो नंबर 10 को। थोड़ा क्या, बहुत चीप है। प्रॉफिट और लॉस आर एडजस्टेड फॉर इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कैश नेचर, ये तो अलग ही है। नॉन कैश नेचर को एडजस्ट करते हैं हम लोग, तो जहां कैश नेचर लिखा उसको तो गोली मार दो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट असेट और इक्विटी इज एडजस्टेड, नहीं सर, प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम P&L को एडजस्ट करते हैं नॉन कैश चार्जेस के साथ। फिर प्रॉफिट एंड लॉस इज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन कैश नेचर, तो यही चॉइस बनता है। डी में बोलता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द नेट असेट ऑब्लिक इक्विटी आर एडजस्टेड, नो, नेट प्रॉफिट इज एडजस्टेड। तो प्रॉफिट वर्ड उन्होंने दो जगह यूज किया, ए और सी में, और कैश और नॉन कैश में नॉन कैश वाज दी चॉइस। तो वही उसी तरह से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा 5 मिनट का, फिर मिलते हैं।